हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर के तंत्र शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और आज से आपका वीडियो बिल्कुल नहीं हिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ख़ास करके बायोलॉजी से क्वेश्चन आने लगे हैं। और इन्वायरमेंट का भी हमको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बायो का ही भाग माना जाता है। तो जिस दिन भी डबल वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँगा दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र का। अगर इस चैप्टर को दोस्तों अगर आपने पचा लिया तो बिल्कुल ही आपके लिए इजी हो जाएगा। बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ती है इस टॉपिक पर, पाचन तंत्र पर। और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हंसते हंसाते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं याद कराने पर विश्वास रखता हूँ। और इसीलिए ही कई बार मैं बातों को दो चार बार बोल देता हूँ, तो उसको आप लोग सुनिए दोस्तों। सुनने से क्या होता है कि वो याद हो जाता है आपको वीडियो देखते देखते ही। और एक बार बोलकर भले ही अगर मैं निकल जाऊँ एक बार बोलकर, तो भले ही आपको समझ में आएगा, लेकिन वो याद नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक टीचर को 2-3 बार अच्छे से बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई स्टूडेंट को क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो 1-2-3 बार अगर टीचर बोले तो उसको वैसे भी कुछ कुछ याद हो जाता है, जिससे इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसका, और वह ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। तो आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है दोस्तों, आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो अगर अपन देखें दोस्तों कि पाचन होता क्या है, पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही तो है कि पाचन आखिर होता क्या है। अगर देखें कि पाचन क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। भोजन को बहुत छोटे छोटे तोड़ना, बहुत छोटे छोटे रूप में लाना, भोजन को बहुत छोटे छोटे रूप में तोड़ना या लाना, यही पाचन है और यही डाइजेशन कहलाता है। तो जैसे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप समझिए बात को कि अगर शरीर को पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं अगर कहूँ किसी मनुष्य से कि आप जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको, तो आप आटा खा लीजिए। आटा में तो मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट, आटा खा लीजिए डायरेक्ट। तो नहीं, वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको वह डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसके उपभोग के लायक नहीं है वो, उसको वो योग्य बनाएगा। और योग्य बनाना ये हमारा काम होता है। हम किसी भी फल को या सब्जियों को, अनाज को अपने लायक बनाकर खाते हैं, अपने उपभोग के लायक बनाते हैं। तो बस यही कार्य हमारा शरीर भी करता है कि वो जो है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकता। हम जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इनसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमारा शरीर बोलते हैं हमको कार्बोहाइड्रेट से कोई मतलब नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट खाने वाले नहीं हैं। हमको
ये कार्बोहाइड्रेट पसंद नहीं है, हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये हमारे उपभोग के लायक नहीं है। तो क्या करता है वो करता ये है कि पाचन की क्रिया शुरू कर देता है और उसको अपने उपभोग के लायक बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो कि पोषक तत्व है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है पाचन के दौरान। और जैसे आलू दाल में प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन एक पोषक तत्व है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप याद रखिए कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज किया जाता है, किस सूक्ष्म पोषक तत्वों में चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में। और इसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं शर्करा, और इसी के बोलते हैं दोस्तों स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि जटिल रूप होता है, उसको सरल रूप में ग्लूकोज के रूप में हमारा शरीर अपने उपभोग के लायक बनाता है। और प्रोटीन किस सूक्ष्म पोषक तत्वों में परिवर्तित किया जाता है हमारे शरीर द्वारा, अगर ऐसा प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में आए तो आप बताएंगे एमिनो अम्ल। और भी बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आलू हो गया, दाल हो गया, इसमें प्रोटीन मिलता है हमको। तो अक्सर देखिए प्रोटीन का काम क्या है, हमको पता है कि आपको मैं बताता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो, कि भाई प्रोटीन का काम है कोशिका का मरम्मत करना। और देखिए इसीलिए क्या होता है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है अस्पतालों में, या किसी को चोट लग जाती है, तो डॉक्टर बोलता है इसको दाल की पानी पिलाओ, क्योंकि दाल के पानी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन ही तो कोशिका मरम्मत करने में जिम्मेदार है और करने में सक्षम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दाल की पानी पिलाओ। देखिए प्रोटीन का काम बता रहा हूँ मैं आपको, कोशिका की मरम्मत करता है, शरीर के विकास और वृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है मेरे दोस्तों। इसीलिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। और वो प्रोटीन को हमारा शरीर प्रोटीन के रूप में नहीं लेता है। हम लोग तो खा लेते हैं आलू दाल वगैरह, लेकिन उसको प्रोटीन पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन उसके उपभोग के लायक नहीं है शरीर के, और वो उसको अपने उपभोग के लायक बनाता है। और उपभोग के लायक बनाकर किस में परिवर्तित करता है, एमिनो अम्ल में। तो पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व में परिवर्तित होता है, एमिनो अम्ल में। ये प्रश्न में आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। अगर पुराने पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर अपन देखें ग्लूकोज क्यों जरूरी है शरीर के लिए, ग्लूकोज का ये कार्य पूछा जाता है कि ग्लूकोज किस लिए ज़रूरी है। तो ग्लूकोज अगर देखें तो त्वरित ऊर्जा, अगर हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए जिसको त्वरित ऊर्जा कहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। और ग्लूकोज का कार्य पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुरंत एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अगर आप खाते हैं चावल तो थोड़ा टाइम लगेगा ना पाचन में, जबकि ये आप देखिए प्रोटीन से आपको नहीं मिल पाएगा और तुरंत एनर्जी, वो आपके कोशिका की मरम्मत का कार्य करता है। और आपसे और अंदर से पूछ दिया जाए तो प्रोटीन ना देकर वो बोल देगा कि एमिनो जो अम्ल है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, कोशिका का मरम्मत करता है, विकास और वृद्धि में सहायक है। इसीलिए बोलते हैं कि हमको प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए होती है। और पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर जो है अपने उपभोग के लायक बना रहा है सभी भोजन को। और शरीर किस अवस्था में सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेता है, ग्लूकोज के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। और अगर वसा की बात करें दोस्तों तो वसा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेल है, मूंगफली आदि है, इनको खाने से हमको वसा मिलता है। और वसा किस सूक्ष्म पोषक तत्वों में परिवर्तित होता है,
अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप बताएंगे फैटी एसिड में, या वसीय अम्ल बोलते हैं जिसको हिंदी में, या ग्लिसरॉइड में, ग्लिसरॉइड में। याद रखिएगा दोस्तों। और वसा क्यों ज़रूरी है? वसा, देखिए ग्लूकोज तो तुरंत एनर्जी के लिए था। अब ये जो वसीय अम्ल है, फैट जो जमा हुआ है शरीर में, कई लोगों के में ज़्यादा जम जाता है, वो तो ख़राब बात है, लेकिन वसा जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको बोला जाता है संचित ऊर्जा। वसा जो है हमारे शरीर की संचित ऊर्जा है। अगर 1-2 दिन नहीं खाना भी खाएंगे तो वो चला लेगा काम, चला लेगा काम। कोई इंसान उस 2 दिन में बिल्कुल मतलब डेथ नहीं हो जाती उसकी, वो 2-3 दिन आराम से नहीं बोलेंगे, लेकिन 2-3 दिन वो चला लेगा, मतलब जीवित रहेगा आराम से। इसको बोल सकते हैं आराम से कि जीवित, क्योंकि 2-3 दिन तो आराम से जीवित रहेगा ना। तो आगे हम लोग बहुत ही अच्छी बातें करने वाले हैं दोस्तों। और वसीय अम्ल याद रखिएगा, वसा के पाचन द्वारा शरीर क्या बनाता है? वसीय अम्ल, या वो ग्लिसरॉइड दे देगा आपको, तब भी आप याद रखिएगा। और मैंने जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है कि ग्लूकोज जो है त्वरित ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए, एमिनो अम्ल जो है कोशिका मरम्मत के लिए और वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। और वसीय अम्ल जो है एक संचित ऊर्जा होती है दोस्तों, एक प्रकार की संचित ऊर्जा है हमारे शरीर में। तो अगर ये ज़्यादा जमा हो जाए तो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, लेकिन आवश्यक है। कभी एक टाइम का खाना नहीं मिला और कहीं बैठे हैं हम पर किसी बैल ने अटैक कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा ना। तो उस समय आपके पास ग्लूकोज तो नहीं है ना, ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा आपके पास ये फैट होगा और आप आसानी से दौड़ पाएंगे और बच जाएंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब पाचन के बारे में हमने देख लिया कि आखिर पाचन की आवश्यकता क्यों होती है शरीर को। तो शरीर जो है भोजन को अपने उपभोग के लायक बनाता है। जैसे हम लोग आटे से रोटी बनाकर खाते हैं, और सिर्फ रोटी भी नहीं, सिर्फ रोटी खा भी सकते हैं, और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं रोटी के साथ। तो कहीं ना कहीं हम अपने उपभोग के लायक बनाते हैं। तो यही कार्य शरीर भी करता है, उसको कोई मतलब नहीं है, रोटी चावल को डायरेक्ट नहीं ले सकता अपने अंदर, वो उसको उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। उसके बाद वह क्या करता है, उसके बाद उसका उपयोग करता है। तो आप इतना तो समझ ही गए हैं दोस्तों, बहुत ही विस्तार से बताया मैंने आपको, क्योंकि ये प्रश्न आता है और आपको बिल्कुल याद रहेगा अब हमेशा के लिए। और मैं अब आगे चलता हूँ दोस्तों। पाचन जो है 5 चरणों में संपन्न होती है दोस्तों। आगे आप देखिए, पाचन जो है 5 चरणों में संपन्न होती है, और इसका आपको अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जमाने के लिए आता है दोस्तों, कि इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कौन सा जो है सीक्वेंस सही है, ये प्रश्न पूछा गया है। और आप इस बात को याद रखिएगा कि ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 5 चरणों में और किस सीक्वेंस में कंप्लीट होता है। और मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहला तो है अंतर्ग्रहण। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि अंदर लेने वाली बात है। जैसे ही आपने मुंह में रखा भोजन या मुंह से भोजन लिया, इसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, या इंग्लिश में दे दे आपको तो इंजेक्शन मत बोल दीजिएगा, इंजेक्शन है वो। तो अब देखिए अंतर्ग्रहण होता है। तो एक प्रश्न आता है दोस्तों कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मुख से तो लेते हैं,
लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है कई बार कि कहाँ से शुरू होता है। तो पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा कितने प्रतिशत पाचन हो जाती है मुख में और किसके द्वारा होती है, विशेष रूप से कौन जिम्मेवार होता है उसके लिए बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा चरण जो है डाइजेशन है। दूसरा जो चरण है वो डाइजेशन है। और डाइजेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, पाचन होता है। तो उसके बाद वो पाचन करता है शरीर और फिर उसके बाद अवशोषण होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहले पाचन होता है। देखिए, पाचन होगा तभी तो सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होंगे ना, तब तो शरीर अवशोषण करेगा। देख रहे हैं आप, अवशोषण करता है और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना। और कहाँ पर होता है ये एब्जॉर्प्शन और कैसे होता है, उस अंग के अंदर भी कौन सी विशेष जो चीज़ है वो अवशोषण करती है, मैं सब आपको बताऊंगा दोस्तों। आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि पाचन तंत्र में हमको आगे लीवर पढ़ना है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय, मुख से लेकर सारी बातें हमको करनी है, दांत के बारे में, जीभ के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों और बहुत मज़ा आने वाला है। और अग्न्याशय जैसे महान और मैं बोलूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथियाँ भी इस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। तो आप बने रहिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। अभी तो ये मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ और अब मैं आपको 5 चरणों के बारे में बता रहा हूँ जिनमें पाचन पूर्ण होती है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं अवशोषण में। अवशोषण के बाद आता है दोस्तों स्वांगीकरण। इसको बोलते हैं एसाइमिलेशन। तो स्वांगीकरण मतलब देखिए, अब अवशोषण हो चुका है, अब उसका उपयोग करेगा। तो शरीर उपयोग करता है, इसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद हो जाता है जो वेस्ट मटेरियल बचता है दोस्तों, उसका क्या कर देता है, जो वेस्ट मटेरियल बचे उसको शरीर अपने पास तो नहीं रखेगा ना, क्योंकि वेस्ट चीज़ों को कोई भी अपने पास रखेगा तो उसको परेशानी होगी, जैसे शरीर को भी होती ही है। अगर वेस्ट मटेरियल्स अच्छे से वो बहिष्करण ना करे तो देखिए, बहिष्करण होता है 5वां जो चरण होता है और इसे इजेक्शन कहते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, पहला था इंजेक्शन और ये है इजेक्शन। तो शरीर को बाहर करना पड़ता है वेस्ट मटेरियल्स को। जैसे हमको भी क्या करना चाहिए कि जो वेस्ट बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन पर चिंतन करना ही तो ओवर थिंकिंग है और वही हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम लोग ज़्यादा चिंतन करते हैं अच्छी बातों पर तो वो हानिकारक नहीं है, लेकिन वेस्ट बातों पर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो वही सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसीलिए जो है वेस्ट पदार्थों को हमारा शरीर बाहर कर देता है। और अब आप समझ चुके हैं 5 चरणों के बारे में और इनका अनुक्रम पूछा जाता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। आ जाइए दोस्तों, मैं आपको अब आहार नाल में भोजन का मार्ग बता रहा हूँ और इसको मैं फिर आपको चित्र के माध्यम से याद कराऊंगा दोस्तों। तो बिल्कुल डरिएगा मत और बहुत ही आसान है। पहले एक बार आप सुन लीजिए, फिर बताने में बड़ा आसान होगा। पूरा पाचन तंत्र का इमेज मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। और आहार नाल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आहार नाल का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में
आहार नाल को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल, आहार नाल का अर्थ है कि भोजन कहाँ कहाँ से गुजरता है। और आपको तो पता ही है, मुख से अंदर जाता है। तो कहाँ से अंदर जाता है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ तक भी भोजन चलता है उस मार्ग को एक नली जैसी होती है। तो उस पूरे नाली को या पूरे नली को आहार नाल कहते हैं। आप समझ चुके हैं कि आहार नाल जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है, जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है उस पूरे पाइप को आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल में भोजन का मार्ग मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, पेपर्स में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि किसके बाद क्या आता है, और बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ग्रास नाली के बाद भोजन कहाँ पहुँचती है, तो आप बताएंगे आमाशय। तो इसीलिए हमको यह देखना है कि भोजन का मार्ग क्या है। तो भोजन का मार्ग देखते हैं हम आहार नाल में। तो सबसे पहले दोस्तों मुख गुहा या मुख में आती है भोजन, और मुख से देखिए ग्रसनी में जाती है। दिख रहा होगा आपको, ग्रसनी लिखा हुआ है। और ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फैरिंग्स। मुख को तो जानते हैं आप, माउथ बोलते हैं, और इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी माउथ को। और फैरिंग्स को आप याद रखिए, इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में ही कई बार पूछ लिया जाता है। और ग्रसनी के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों। यह एक कॉमन ट्यूब होती है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में, और यह पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी उभयनिष्ठ नली या अंग पूछ सकते हैं आपको, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में होता है। तो आप क्या बताएंगे? ग्रसनी। इसके बाद भोजन के लिए अलग रास्ता और सांसों के लिए अलग रास्ता होता है। तो ग्रसनी के जस्ट बाद आपका ग्रास नली होता है, इसे ईसोफेगस कहते हैं। और ग्रास नली के बाद आपका आता है पेट को ही आमाशय कहते हैं, या आपको दिख रहा होगा स्टोमक कहते हैं। दिख रहा है दोस्तों, स्टोमक लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो स्टोमक मतलब आप जानते होंगे पेट होता है, और उसको आमाशय कहते हैं। और उसके बाद आप को बता दूं दोस्तों, छोटी आंत आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए मैंने मोस्ट IMP इसीलिए लिख रखा है क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ है इसका सीक्वेंस जमाने के लिए। या तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि आमाशय के बाद क्या आता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर भी पूछ देता है कि छोटी आंत जो होता है उसके किस भाग में जाता है, उस भाग का नाम लिखा रहता है। तो आगे मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं बताऊँगा बहुत ही विस्तार से छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग, और उनका नाम भी आपको याद कराऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अब आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, और इमेज को आप ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाचन तंत्र का इमेज है। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, माउथ को दिखाया गया है, मुख को, और मुख से भोजन इंटर करती है। उसके बाद देखिए मुख में ही क्या होता है, टोंग होता है और स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड मतलब होता है लार ग्रंथियाँ, और टोंग मतलब होता है जीभ। तो जीभ के बारे में तो आप
आपको पता ही है कि मुख में होता है, लेकिन लार ग्रंथियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और जीभ की बहुत सारी अच्छी विशेषताओं और रोचक बातों के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो अभी अपन देख रहे हैं आहार नाल में भोजन का मार्ग। तो सबसे पहले मुख में, उसके बाद देखिए फैरिंग्स लिखा हुआ है साइड में। तो फैरिंग्स मतलब ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आप ग्रास नली दिखाई दे रहा है। ग्रास नली एक लंबी होती है थोड़ी सी। ग्रास नली आपको दिखाई दे रही होगी, इसोफेगस लिखा है। इसोफेगस इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास नली को, या इसी को हिंदी में इसोफेगस को ही ग्रसिका भी बोलते हैं। तो ग्रसिका और ग्रसनी में आप अंतर समझिएगा। और नाम का बड़ा खेल होता है दोस्तों, नाम को अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए आगे ग्रास नली अमाशय से जुड़ी हुई है अंदर जाके, और मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखते जाइए। ग्रास नली के बाद अमाशय से जुड़ा हुआ होता है ग्रास नली स्टोमक से। ये स्टोमक आपको दिखाई दे रहा होगा, यह थैलीनुमा है ना, थैलीनुमा होता है दोस्तों। और ये बाया साइड होता है शरीर के, और बहुत सारे अंगों के बारे में भी दिखाया गया है इसमें। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मार्ग देख रहे हैं। तो अमाशय के बाद आप देख लीजिए छोटी आंत से जुड़ा होता है यह आहार नाल, और छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए बीच में जो पतली नली है वो छोटी आंत है दोस्तों, और उसके बाद जो बड़ी नली होती है वह बड़ी आंत होती है। तो इस प्रकार से आप चित्र से आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और आगे चल के चैप्टर ख़त्म होते होते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, लीवर है, और शरीर जो है, लीवर जो है दो भागों में टूटा होता है दोस्तों। एक भाग देखिए आप त्रिभुज के आकार जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो एक भाग जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो उधर वो छोटा सा टुकड़ा होता है अलग और जुड़ा होता है उससे। दोनों भाग जुड़े होते हैं लेकिन थोड़ा सा वो कटा होता है। तो छोटे टुकड़े की तरफ तो नहीं, लेकिन जो चौड़े टुकड़े की तरफ दाएं साइड ये गॉल ब्लैडर होता है, हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पेपर में आया था दोस्तों कि लीवर के किस लोब में, मतलब किस भाग में गॉल ब्लैडर लगा होता है। तो गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, और पित्ताशय जो है दाएं भाग में लगा होता है लीवर के। लीवर स्वयं भी दाएं भाग में ही होता है शरीर के, और उसमें दाएं साइड क्या लगा रहता है, दाएं तरफ क्या लगा रहता है, पित्ताशय। तो आगे चलकर हम लोग लीवर है, अग्न्याशय है, और सभी देखिए अग्न्याशय भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन तंत्र के इमेज में दर्शाया गया है। बहुत सारे अंगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग, तो उस समय अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इमेज देख लीजिए लीवर का, गॉल ब्लैडर का, और पैंक्रियास अर्थात अग्न्याशय का। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, आपको पता ही होगा। और आपका आहार नाल में भोजन का मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको अब पता चल चुका है। अब आगे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों से। विटामिन्स और मिनरल्स का पाचन, मिनरल्स का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। अब तो आपको आहार नाल के बारे में पता चल चुका है, तो अब आप बता सकते हैं कि किस भाग में उसका पाचन होता है। तो जिनको नहीं पता है वो तो पेपर में कहीं भी पचा के आ जाएंगे दोस्तों, इतने सारे भाग हैं। ऑप्शन में अगर अमाशय दिखा तो हम हाशय में पचा देंगे, और नहीं पता है तो क्या करेंगे, छोटी आंत में पचा देंगे।
बड़ी आंत में पचा देंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और आगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेंगे। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि विटामिन्स और मिनरल्स के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। यह आहार नाल के किसी भी भाग में नहीं पचता है। यह स्वयं ही एक सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों, इसको पाचन की आवश्यकता नहीं है। तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। और इसीलिए फंसाता है एग्जामिनर इस प्रश्न में कि विटामिन्स और मिनरल्स का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है करके, क्योंकि इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसको नहीं पता है वो तो कहीं भी बचा के आ जाता है। अक्सर ही टिक लगा देता है इंसान अमाशय में और छोटी आंत में। तो अमाशय और छोटी आंत में टिक लगाने की भूल अक्सर लोग करते हैं, जिनको नहीं पता है। तो अब आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे दोस्तों। अब आपको पता है कि इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ही सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो जैसे ही आप सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो जैसे ही आप भोजन में यह चीज़ें खाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं, शरीर इसको डायरेक्ट ही अवशोषित कर लेता है। उसके लिए तो जैसे पार्टी हो जाती है, और वो क्योंकि बिना काम करे ही उसको भोजन मिल गया ना, तो वह तो बहुत खुश हो जाता है। वह बोलता है वाह दोस्तों वाह, आपसे वो बोलता है शरीर आपका कि वाह दोस्तों वाह, आज तो आपने हमको पार्टी दे दी है, हमको बिना मेहनत के ही सूक्ष्म पोषक तत्व अवेलेबल करा दिया है और सूक्ष्म पोषक तत्व दिला दिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हमको कोई दोस्त अपने यहाँ पार्टी में बुलाए कि आ जाओ दोस्त, आज तुमको घर में हम समोसा और चटनी बना के खिलाते हैं, तो हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि आज यार खाना बनाना नहीं पड़ेगा घर में। वहाँ मेरे दोस्त, आज तो पार्टी दे दी तुमने। बड़े बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा और हमको बिना कुछ के पार्टी मिल रही है। तो वही बात शरीर के साथ भी होती है। जैसे ही आप सलाद खाते हैं, खीरा खाते हैं, चुकंदर खाते हैं और फल या कुछ ऐसी सब्जियां खाते हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो शरीर एकदम खुश हो जाता है और आपको आपकी बड़ी वाहवाही करता है। तो इसीलिए दोस्तों विटामिन्स और मिनरल्स वाले भोजन आप बिल्कुल करिए। और यह बात आप याद रखिए कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको पाचन की आवश्यकता नहीं है। इनको पाचन की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और आहार नाल के किसी भाग में इनका पाचन नहीं होता है। और यह प्रश्न आपका बनता है। और दोस्तों आज अपन देख लेते हैं कुछ एंजाइमों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हैं पाचन तंत्र में। तो मैं वैसे तो सारे एंजाइमों को विस्तार से पढ़ाऊँगा आगे, लेकिन अभी आप 3 एंजाइमों को, जो कि सारे एंजाइमों का सार है, इन 3 एंजाइमों को देख लीजिए मेरे साथ। तो आ रही है दोस्तों, एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। और एमाइलेज बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है दोस्तों। और एमाइलेज में आप लास्ट में देख रहे हैं कि ASE, जो कि अधिकतर एंजाइम्स के लास्ट में होता है दोस्तों। जैसे कि आगे अपन देखेंगे लाइपेज, उसमें भी लास्ट में देखिए ASE है। प्रोटीज इसमें भी है। तो चलिए देखते हैं एमाइलेज किसके पाचन में सहायक है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को अगर पूछा जाए आपको कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे, एक तो माल्टोज पूछेगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन तोड़ता है या ग्लूकोज में कौन तब्दील करता है, तो आप बताएंगे एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट को ही शर्करा कहा जाता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। और कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप का नाम है, उसमें स्टार्च भी आता है। और स्टार्च को ही दोस्तों श्वेत सार कहा जाता है और मांड कहा जाता है दोस्तों। मांड कहा जाता है स्टार्च को, याद रखिएगा दोस्तों। अगर श्वेत सार भी दे दे आपको और पूछे कि श्वेत सार को कौन ग्लूकोज में बदलता है पाचन के दौरान, तो आप बताएंगे एमाइलेज। और ट्रिक याद रखिए दोस्तों, एमाइले ग्लूकोज। क्या याद रखेंगे?
एमाइले ग्लूकोज। तो अंदर से शरीर हमारा बोलता क्या है कि भाई एनर्जी चाहिए हमको, ग्लूकोज ही तो तुरंत काम करने के लिए एनर्जी है। तो वो बोलता है शरीर कि एमाइले ग्लूकोज। तो आप इस ट्रिक के द्वारा याद रखिए दोस्तों कि एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स बोलते हैं, और प्रोटीन्स को ही ट्रिप्सिन बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन का पाचन करता होगा। और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन तोड़ता है अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं प्रोटीज या ट्रिप्सिन। और अधिकतर करके आपको ट्रिप्सिन दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। और लाइपेज की अगर बात करें दोस्तों, तो ये वसा को, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में बदलता है, वसीय अम्ल में बदलता है फैटी एसिड में। और इसी का एक हाई लेवल का नाम है दोस्तों स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन ये आपको आईएएस वगैरह में ऐसा नाम पूछा जाता है, लाइपेज वहाँ पर नहीं देता है, आपको पूछेगा स्टीएप्सिन किसके पाचन में कार्य करता है, किसके पाचन में सहायक होता है, तो आप बताएंगे वसा। तो मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। लाइपेज क्या करता है, फैट को, वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। तो अधिकतर आप लोग देखते हैं आजकल क्या होता है, फैट और लाई, तो लाइपेज, और एक ना एक दिन फैट आई, फैट मतलब पेट बाहर आता है, तो पेट बाहर आया मतलब एक ना एक दिन पेट बाहर आई, और उससे क्या याद के रखेंगे आप, लाई। तो लाइपेज से क्या है, वो जो फैट है वो क्लियर हो जाता है। लाइपेज जो है फैट को क्या करता है, पाचित कर देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है दोस्तों आजकल कि अगर कपड़े में तेल लगा हुआ है, तेल का दाग लगा हुआ है, तो उस पर कौन सा एंजाइम जब कार्य करेगा तो वह हट जाएगा, तो वो प्रोटीन दे देगा, माइलेज ट्रिप्सिन वगैरह दे देगा। और एक रहेगा लाइपेज ऑप्शन में, तो आप लगाएंगे लाइपेज, क्योंकि लाइपेज ही तो उसका खात्मा कर रहा है ना, तो इसीलिए आप याद रखिएगा लाइपेज। तो एक ना एक दिन पेट आई, और पेट मतलब फैट, और फैट को पाचन करने के लिए लाइपेज, और लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। ये दोस्तों आहार नाल के निम्न भागों में पाचन नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा दोस्तों कि आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता है, और उनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में इन तीनों में से कोई होगा, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। या तो आपसे इन तीनों का भी नाम पूछ सकता है कि आहार नाल के किन भागों में पाचन नहीं होता है, और 3 ऑप्शन देगा इन्हीं लोगों को, और एक अलग ऑप्शन दे देगा। या तो लास्ट में लिख देगा कि उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी में पाचन नहीं होता है, और पाचन नहीं होता है इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं दोस्तों, कैनाल मतलब आप जानते होंगे नहर को बोलते हैं दोस्तों। तो एक नहर जैसा ही होता है, एक नाली होती है अपने पाचन तंत्र में, जिसको आहार नाल कहते हैं। बिल्कुल ही खोखली होती है, हमारा आहार नाल बिल्कुल खोखला होता है। फिर उसमें अपन जब भोजन करते हैं तभी उसमें वह भोजन आपको उपस्थित मिलेंगे, नहीं तो वह पूरा खोखला होता है। और मैंने आहार नाल का मार्ग आपको बता दिया है, चित्र भी आपको अच्छे से दिखा दिया है। तो आहार नाल के किन भागों में पाचन नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे, इन तीनों के अंदर कौन कौन से भाग हैं। एक तो ग्रास नली है, जिसको ग्रसिका भी कहते हैं, ग्रसिका या इसोफेगस इंग्लिश में, और ग्रसनी फैरिंग्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी में दोस्तों पाचन नहीं होता है, जबकि यह आहार नाल के भाग हैं, लेकिन इनमें पाचन नहीं होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों
और यह प्रश्न में आपसे कई बार पूछा गया है। तो आहार नाल के निम्न भागों में पाचन नहीं होता है। पहला ग्रसनी, जिसको ग्रसिका भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं इंग्लिश में, ग्रसनी हो गया दूसरा, जिसको फैरिंग्स भी कहते हैं। और तीसरा है बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे मुख के बारे में, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, अमाशय के बारे में, लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में, बड़ी आंत, छोटी आंत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही हंसते हंसाते पढ़ेंगे। तो साथ में बने रहिएगा और मैं आपको जिनकी ट्रिक चाहिए होगी उनकी ट्रिक भी अवेलेबल ज़रूर कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और बिल्कुल सेट करके बनाया गया है। आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा आज। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने छोटे भाई बहनों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद।